उत्तराखंड के उन पहाड़ों में एक कहावत है जो बुजुर्ग लोग आज भी धीमी आवाज में कहते हैं। पहाड़ अपना हिसाब खुद करते हैं। कोई नहीं जानता ये कहावत कहां से आई, लेकिन जो लोग वहां रहते हैं वो इसे बड़े यकीन के साथ मानते हैं। और इस यकीन की जड़ में एक नाम है, नीलू। नीलू वर्मा 19 साल की एक लड़की जो आज से ठीक 7 साल पहले उन पहाड़ों में गई थी और कभी वापस नहीं आई। उसका शरीर आज तक नहीं मिला, लेकिन जो लोग उस रात वहां थे वो कहते हैं कि नीलू गई जरूर, पर शायद उसने जाना नहीं चाहा। ये कहानी मैं आपको इसलिए नहीं सुना रहा कि आप डरें। ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि इसे सुनाना जरूरी है उन लोगों के लिए जो उस रात वहां थे और जिनकी आंखें आज भी सोने से डरती हैं। नीलू की मां सुनीता देवी आज भी देहरादून में अकेली रहती हैं। उनके घर के बाहर एक छोटी सी फोटो टंगी है, नीलू की, एक पहाड़ की चोटी पर खड़ी, हंसती हुई, जिंदगी से भरी। सुनीता देवी रोज सुबह उस फोटो को देखती हैं और कहती हैं, आएगी मेरी बच्ची, बस रास्ता भटक गई है। लेकिन जो लोग उस रात के बारे में जानते हैं वो जानते हैं कि नीलू का रास्ता भटका नहीं था, उसे किसी ने बुलाया था। शुरू करते हैं उस कहानी की शुरुआत से। नीलू वर्मा देहरादून की एक साधारण मध्यवर्गीय परिवार की लड़की थी। उसके पिता सरकारी नौकरी में थे और मां घर संभालती थी। नीलू कॉलेज में पढ़ती थी, बीए फर्स्ट ईयर में, और उसे ट्रैकिंग का बहुत शौक था। पहाड़ उसकी जिंदगी थे। वो कहती थी, पहाड़ों पर जाओ तो सब कुछ साफ हो जाता है, दिमाग, दिल, सब। और शायद इसीलिए जब उसकी कॉलेज की दोस्त रिया ने उसे एक ट्रैकिंग ट्रिप का प्लान बताया तो नीलू तुरंत राजी हो गई। वो ट्रिप 5 लड़कियों का था, नीलू, रिया, सोनाक्षी, प्रीति और आकांक्षा। 5 दोस्त जिन्होंने सोचा था कि ये ट्रिप जिंदगी का सबसे यादगार सफर होगा। और यादगार वो हुआ, बस किसी ने सोचा नहीं था कि याद करने वाले इस तरह याद करेंगे। उनका प्लान था कि वो एक छोटे से पहाड़ी गांव के पास स्थित एक ट्रैक पर जाएंगी। उस जगह का नाम था चंद्रकूट। स्थानीय लोग उसे चांद की चोटी भी कहते थे, क्योंकि कहते थे कि रात को वहां से आसमान इतना करीब लगता है कि चांद को हाथ से छू सकते हो। ट्रैकर्स में ये जगह काफी मशहूर थी, लेकिन एक बात जो कम लोग जानते थे वो ये थी कि गांव वाले खुद वहां कभी नहीं जाते थे, कम से कम रात के बाद तो बिल्कुल नहीं। लड़कियां सितंबर के महीने में निकली थीं। मौसम ठीक था, ना बहुत गर्मी ना बहुत ठंड। पहाड़ी हवा में एक ताजगी थी और आसमान में हल्के हल्के बादल थे। देहरादून से निकलकर वो एक जीप में उस छोटे से गांव तक पहुंची जहां से ट्रैक शुरू होना था। गांव का नाम था मुंडाली। मुंडाली एक अजीब जगह थी। छोटे छोटे घर, पत्थर की दीवारें और गलियों में एक ऐसी खामोशी जो शहर में कभी नहीं मिलती। लेकिन ये खामोशी सुकून वाली नहीं थी। ये खामोशी किसी ऐसी चीज की थी जो कभी हुई हो और जिसे याद करना कोई नहीं चाहता। जब 5 लड़कियां जीप से उतरीं और अपना सामान उठाया तो गांव के कुछ बुजुर्ग उन्हें देख रहे थे। रिया ने एक बुजुर्ग से पूछा, चंद्रकूट का रास्ता कौन सा है? बुजुर्ग ने उनकी तरफ देखा, फिर ऊपर पहाड़ की तरफ नजर उठाई और बिना कुछ कहे अंदर चला गया। एक दूसरे बुजुर्ग ने धीरे से कहा, रात से पहले वापस आ जाओ। बस इतना ही। प्रीति ने हंसते हुए कहा, ये तो हर जगह यही कहते हैं, डरावना माहौल बनाने का तरीका है। और 5 ट्रैक पर निकल पड़ी। ट्रैक शुरू में बेहद खूबसूरत था। घने जंगल, पहाड़ी झरने और दूर दूर तक फैले हरे भरे घास के मैदान। लड़कियां खुश थीं, फोटो खींच रही थीं, हंस बोल रही थीं। नीलू सबसे आगे थी, हमेशा की तरह। उसे पहाड़ों में एक अलग ही ऊर्जा मिलती थी। वो पहाड़ी पगडंडी पर ऐसे चलती थी जैसे वो उसकी अपनी हो। करीब 3 घंटे के ट्रैक के बाद वो एक जगह पहुंची जहां पगडंडी 2 हिस्सों में बंट जाती थी। एक रास्ता दाईं तरफ जाता था जो चौड़ा और साफ था, और दूसरा रास्ता बाईं तरफ जो सकरा था और जिसमें झाड़ियां थीं। आकांक्षा के फोन में ऑफलाइन मैप था और उसके हिसाब से चंद्रकूट बाईं तरफ के रास्ते से था। लेकिन बाईं तरफ के रास्ते पर एक पत्थर पर कुछ लिखा था, हिंदी में, पर इतनी पुरानी लिखावट कि मुश्किल से पढ़ा जा सके। सोनाक्षी झुककर पढ़ने लगी। उसने धीरे से पढ़ा, इस रास्ते से मत जाओ, वो सुनती है। एक पल के लिए सब चुप हो गईं। फिर रिया ने कहा, कोई भूतों से डराने के लिए लिख गया होगा, और वो बाईं तरफ मुड़ गई। बाकी सब उसके पीछे चल दी। नीलू एक पल के लिए रुकी और उस पत्थर को देखती रही। फिर उसने एक अजीब हरकत की। उसने अपनी उंगली उस लिखावट पर रखी और महसूस किया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया।
बाद में प्रीति ने बताया कि उस पल नीलू का चेहरा बिल्कुल खाली हो गया था, जैसे उसने कुछ सुना हो जो बाकी किसी को नहीं सुनाई दिया। नीलू, आजा! रिया ने पीछे से आवाज लगाई। नीलू ने अपनी उंगली हटाई, मुड़ी और चल दी। बाईं तरफ का रास्ता पहले घना था, फिर धीरे धीरे खुलता गया और करीब 1.5 घंटे बाद वो एक विशाल खुले मैदान में पहुंच गईं। ये था चंद्रकूट का निचला हिस्सा। ऊपर एक चट्टान थी, सफेद पत्थर की, जो आसमान को छूती हुई लगती थी। शाम का सूरज उस पर पड़ रहा था और वो सोने की तरह चमक रही थी। वाकई बहुत खूबसूरत नज़ारा था। लड़कियों ने अपना कैंप वहीं मैदान में लगाया, टेंट लगाए, खाना बनाया और रात होते होते एक छोटी सी आग जलाकर बैठ गईं। चांद निकला हुआ था और आसमान में तारे थे, अनगिनत। शहर में कभी इतने तारे नहीं दिखते। खाना खाते हुए बातें करते करते रात के 9 बज गए। प्रीति और आकांक्षा थक गई थीं और टेंट में सोने चली गईं। नीलू भी थोड़ी देर में चली गई। बची सिर्फ नीलू और रिया। दोनों आग के पास बैठी थीं। रिया बता रही थी कि अगले साल वो किस ट्रैक पर जाना चाहती है। नीलू सुन रही थी, या कम से कम ऐसा लग रहा था। लेकिन रिया ने बाद में कहा कि उसे महसूस हो रहा था कि नीलू का ध्यान कहीं और है। वो बार बार उस सफ़ेद चट्टान की तरफ देख रही थी। क्या हुआ? रिया ने पूछा। कुछ नहीं, नीलू ने कहा। ऊपर क्या देख रही है? नीलू ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, रिया, तुझे आवाज नहीं आ रही? रिया ने ध्यान लगाकर सुना। पहाड़ी हवा थी, पत्तों की सरसराहट थी, दूर कहीं कोई पक्षी था। कौन सी आवाज? एक लड़की की आवाज ऊपर से आ रही है। रिया को कुछ नहीं सुनाई दिया। उसने सोचा नीलू थकी हुई है और उसे भ्रम हो रहा है। सो जा नीलू, सुबह जल्दी उठना है। और रिया भी टेंट में चली गई। नीलू आग के पास अकेली रह गई। रात के करीब 11:30 बजे प्रीति की नींद खुली। उसे पानी पीना था। वो टेंट के बाहर निकली तो देखा कि आग बुझ चुकी थी और नीलू का टेंट खाली था। पहले उसने सोचा कि नीलू शायद बाथरूम के लिए गई होगी। वो पानी पीकर वापस आई और फिर लेट गई। लेकिन 10 मिनट बाद भी नीलू नहीं आई। प्रीति बाहर निकली और उसने धीरे से पुकारा, नीलू? कोई जवाब नहीं। उसने रिया को जगाया। रिया बाहर आई और उसने नीलू को फ़ोन किया। फ़ोन की घंटी पास में ही बजी। नीलू का फ़ोन उसके टेंट में ही था। अब तीनों जाग गईं, रिया, प्रीति और सोनाक्षी। सिर्फ आकांक्षा सोती रही। तीनों ने टॉर्च जलाई और आसपास खोजना शुरू किया। नीलू, नीलू, कहाँ है तू? उनकी आवाज़ें अंधेरे में गूंजती रहीं। कोई जवाब नहीं आया। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने मैदान के एक किनारे पर नीलू के जूते देखे। बस जूते, अकेले, जैसे किसी ने उन्हें वहां रख दिया हो। और उन जूतों के आगे ऊपर चट्टान की तरफ जाने वाले एक कच्चे रास्ते पर नंगे पांव के निशान थे। रिया का दिल धक से रह गया। वो ऊपर गई है, रिया ने कांपती आवाज में कहा। रात में बिना जूतों के, अकेले, उस खड़ी सफेद चट्टान पर। तीनों बिना एक पल गंवाए ऊपर की तरफ दौड़ी। रास्ता खड़ा था और पथरीला था। टॉर्च की रोशनी कम लग रही थी उस विशाल अंधेरे के सामने। वो चिल्लाती जा रही थीं, नीलू रुक, वापस आ। करीब 20 मिनट की चढ़ाई के बाद वो उस जगह पहुंची जहां रास्ता एक तरफ से बिल्कुल खुल जाता था। एक बड़ी खाई थी नीचे, गहरी और काली। चट्टान के किनारे पर खड़ी थी नीलू, नंगे पांव, सफेद पत्थर पर। वो खाई की तरफ मुंह करके खड़ी थी और नीचे देख रही थी। नीलू! रिया जोर से चिल्लाई। नीलू ने पलट कर नहीं देखा। रिया धीरे धीरे उसके पास गई, बहुत सावधानी से, क्योंकि वो जगह खतरनाक थी। उसने नीलू का कंधा पकड़ा और हिलाया। नीलू ने पलट कर देखा। रिया ने बाद में कहा, और ये वो बात है जो उसे आज भी रातों को जगाए रखती है, कि उस पल नीलू की आंखें बंद थीं, खुली नहीं, बंद। लेकिन वो देख रही थी जैसे। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे सोते हुए आदमी का होता है। नीलू, आंखें खोल, मैं हूं, रिया। नीलू के होंठ हिले, बहुत धीरे, जैसे कोई बात कह रही हो जो सुनाई नहीं दे रही। रिया ने झुककर सुनने की कोशिश की। नीलू फुसफुसा रही थी, वो बुला रही है, वो नीचे है। कौन बुला रही है? कोई नहीं है वहां। नीलू, नीचे खाई है। नीलू ने जवाब नहीं दिया। वो फिर खाई की तरफ मुड़ने लगी। रिया और प्रीति ने उसे पकड़ लिया, पूरी ताकत से खींचा। नीलू ने विरोध नहीं किया, लेकिन उसका शरीर अजीब तरह से भारी लग रहा था, जैसे कोई और भी खींच रहा हो उसे उस तरफ। बड़ी मुश्किल से तीनों ने उसे वहां से हटाया और नीचे ले आईं। कैंप पर आकर उन्होंने नीलू को टेंट में लिटाया। वो लेट गई, बेसुध,
जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कुछ देर में उसकी नींद हो गई। तीनों लड़कियां टेंट के बाहर बैठी कांपती रहीं, डर से नहीं, ठंड से भी नहीं, बल्कि उस अजीब अकथनीय एहसास से जो उस रात उन पर हावी हो गया था। सुबह जब नीलू उठी तो उसे कुछ याद नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं। उसने कहा, मैं तो सो रही थी, क्या हुआ? और उसके पांवों में खरोंचें थीं, नंगे पांव पत्थरों पर चलने की खरोंचें। लेकिन उसे ये भी याद नहीं था। लड़कियों ने उसे बताया। नीलू ने सुना और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, रात को मुझे एक आवाज आई थी, एक लड़की की आवाज। वो कह रही थी, नीलू नीचे आ, मैं यहां हूं, मैं अकेली हूं। और फिर नीलू ने एक बात कही जो बहुत देर तक सबके जहन में रही। उस आवाज में ऐसा कुछ था कि मैं रोक नहीं पाई अपने आप को, जैसे वो आवाज मेरे अंदर से आ रही हो। सबने तय किया कि वो उसी सुबह वापस चली जाएंगी। सामान बांधा गया, टेंट उखाड़े गए, सब तैयार थीं। लेकिन नीलू ने कहा, 1 मिनट रुको, मैं बस एक बार ऊपर देखना चाहती हूं। नहीं, रिया ने कहा, अरे दूर से, बस खड़े होकर, मैं जाऊंगी नहीं। रिया ने मना किया, प्रीति ने मना किया, लेकिन नीलू ने कहा, मुझे कुछ हो रहा है, एक अजीब खिंचाव है, मुझे देखना है कि क्या है वहां। अगर मैं नहीं गई तो ये खिंचाव मेरे साथ घर भी जाएगा। बड़ी बहस हुई। आखिरकार तय हुआ कि सब मिलकर जाएंगी, दूर से देखेंगी और फिर तुरंत लौट आएंगी, सब एक साथ। वो ऊपर गईं। उस खाई के किनारे पर खड़े होकर उन्होंने नीचे देखा। खाई गहरी थी, बहुत गहरी। नीचे एक नदी थी, छोटी सी, जो पत्थरों के बीच बह रही थी। और नीचे खाई की दीवार पर एक जगह कुछ था। सोनाक्षी ने अपनी आंखें सिकोड़कर देखा और बोली, वो कपड़े हैं। हाँ, खाई की दीवार से कुछ कपड़े अटके हुए थे, फीके नीले रंग के, पुराने। और उन कपड़ों के पास पत्थर पर बड़े बड़े अक्षरों में कुछ खुदा हुआ था। इतनी दूर से पढ़ना मुश्किल था। नीलू की सांसें भारी हो गईं। रिया, दूरबीन है तेरे बैग में? हाँ, लेकिन दे। रिया ने दूरबीन निकाली और नीलू को दी। नीलू ने आंखों पर लगाई और नीचे देखा। एक लंबी चुप्पी। फिर नीलू ने दूरबीन हटाई और उसका चेहरा, रिया ने बाद में बताया, ऐसा हो गया जैसे उसने कुछ देखा है जो इस दुनिया का नहीं है। क्या है वहां? प्रीति ने पूछा। नीलू ने दूरबीन वापस रिया को दी और बोली, एक नाम है पत्थर पर और एक तारीख। कौन सा नाम? नीलू ने जवाब नहीं दिया। वो बस खड़ी थी, खाई की तरफ देखती हुई, जैसे कोई उससे बात कर रहा हो जो बाकी कोई नहीं सुन सकता। रिया ने दूरबीन से देखा। पत्थर पर खुदा था, नीलम, 15 सितंबर 1987। नीलम। और आज की तारीख थी 15 सितंबर। रिया के हाथ से दूरबीन गिर गई। चलो यहां से, रिया ने चिल्लाते हुए कहा और प्रीति और सोनाक्षी का हाथ पकड़कर वापस मुड़ी। लेकिन नीलू नहीं मुड़ी। नीलू चल। नीलू खड़ी थी और उसके होंठ फिर हिल रहे थे, वही धीमी फुसफुसाहट। रिया उसके पास गई और उसका हाथ खींचा। और उस पल कुछ हुआ जो रिया कभी नहीं भूल पाई। नीलू ने अपना हाथ खींचा रिया की पकड़ से, एक ही झटके में। और उसने रिया की तरफ देखा। आंखें खुली थीं इस बार, लेकिन उन आंखों में नीलू नहीं थी, कोई और था। रिया ने बाद में कहा, उसकी आंखें नीलू की नहीं थीं, वो आंखें किसी ऐसे इंसान की थीं जो बहुत थका हुआ हो, जो बहुत पुराना हो, जो बहुत अकेला हो। फिर नीलू ने धीरे से कहा, और ये आवाज उसकी आवाज नहीं थी, मैं यहीं हूं। रिया का रोना छूट गया। नीलू प्लीज चल मेरे साथ। मैं नीलू नहीं हूं। रिया के पांव जम गए। मैं नीलम हूं और मैं यहां बहुत दिनों से अकेली हूं। प्रीति और सोनाक्षी पीछे से देख रही थीं, कांप रही थीं। प्रीति रोने लगी। रिया ने आखिरी बार नीलू का हाथ पकड़ा, दोनों हाथों से, पूरी ताकत से, और चिल्लाई, नीलू मैं तेरी दोस्त हूं, वापस आ, अपनी मां के बारे में सोच, सुनीता आंटी के बारे में सोच। एक पल के लिए कुछ हुआ। नीलू की आंखों में कुछ बदला, जैसे दो चीजें एक साथ हों और एक कुछ पल के लिए ऊपर आ गई हो। उसने एक बार झिझक कर देखा और फिर वो खाई की तरफ मुड़ी। रिया ने पकड़ा, लेकिन नीलू का शरीर, जो पहले भारी था, अब इतना भारी था जैसे पत्थर हो। रिया की ताकत कम पड़ गई। एक पल की हलचल, एक आवाज, और नीलू आगे बढ़ गई, खाई में। रिया का चीखना, प्रीति का रोना, सोनाक्षी का बेहोश होना, ये सब उस एक पल में हुआ जो एक जिंदगी भर का दर्द बन गया। नीलू नीचे गई और नीचे से कोई आवाज नहीं आई। लड़कियां रोते चिल्लाते नीचे गांव तक भागीं। गांव वालों को बताया, पुलिस बुलाई गई।
बचाव दल आया। 2 दिन तक उस खाई में तलाश की गई। नीलू का शरीर नहीं मिला। नदी में भी ढूंढा गया, जंगलों में भी, पहाड़ी रास्तों पर भी, कहीं कुछ नहीं। पुलिस ने रिपोर्ट में लिखा, दुर्घटना में मृत्यु, शव अप्राप्य। लेकिन जो लोग उस रात वहां थे वो जानते हैं कि ये दुर्घटना नहीं थी। उसके कुछ हफ्ते बाद जब जांच बंद हो गई तब एक स्थानीय बुजुर्ग राम सिंह नेगी ने रिया से बात की। वो उसी गांव का था जहां से ट्रैक शुरू हुआ था। उसने बताया, नीलम की कहानी पुरानी है। 1987 में एक लड़की थी इसी गांव की, नाम था नीलम। उसे पहाड़ों से बहुत प्यार था, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारी दोस्त को। एक रात वो अकेले ऊपर गई। सुबह उसका शरीर नहीं मिला। उसकी मां ने कहा था कि नीलम ने रात को कहा था, मुझे कोई बुला रहा है ऊपर से, उसी तरह जैसे तुम्हारी दोस्त ने कहा। रिया ने पूछा, तो क्या है वो आवाज? राम सिंह ने एक लंबी सांस ली। हम नहीं जानते, लेकिन गांव में एक मान्यता है, पहाड़ों में कभी कभी कुछ ऐसी आत्माएं रह जाती हैं जो जाना नहीं चाहती या जा नहीं पाईं। वो अकेली होती हैं, और जब कोई उनसे मिलता जुलता इंसान आता है जो उनके जैसा हो, जो पहाड़ों से वैसे ही प्यार करता हो, तो वो उसे बुलाती हैं। वो चाहती हैं कि उनका अकेलापन खत्म हो। और नीलू? रिया ने रोते हुए पूछा। तुम्हारी दोस्त का नाम भी लगभग वैसा ही था, नीलू, नीलम। शायद उसने सोचा, नीलम ने, कि यही वो है जिसे मैं ढूंढ रही थी। रिया ने उससे एक और बात पूछी। वो पत्थर पर लिखा था, नीलम, 15 सितंबर 1987। वो किसने लिखा? राम सिंह ने आंखें बंद की। हमें नहीं पता। वो लिखावट पहले नहीं थी। पहले उस पत्थर पर कुछ नहीं था। एक दिन सुबह गांव के लड़के ऊपर गए तो वो लिखावट वहां थी, खुदी हुई, जैसे किसी ने बड़ी मेहनत से खोदी हो। किसने खोदी? जो वहां रहती है। उस दिन के बाद रिया कभी ट्रैकिंग पर नहीं गई। प्रीति ने देहरादून छोड़ दिया। सोनाक्षी को कई महीने थेरेपी लेनी पड़ी। और आकांक्षी, जो उस रात सोती रही थी, जिसे कुछ नहीं पता था, उसे अगले महीने एक अजीब अनुभव हुआ। वो अपने घर में सो रही थी देहरादून में, जब रात के करीब 2 बजे उसकी नींद खुली। उसने सुना एक लड़की की आवाज, बहुत धीमी, जैसे दूर से आ रही हो। आवाज ने कहा, आकांक्षी, क्या तुम आओगी? यहां बहुत अच्छा है। आकांक्षी ने अपने घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद किए और रात भर रोशनी जलाकर बैठी रही। उसने अपनी मां को बताया। मां ने एक पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने घर में पूजा की और आकांक्षी को एक रुद्राक्ष दिया। उन्होंने कहा, जब भी ये आवाज आए, मन में भगवान का नाम लो और कभी जवाब मत दो। 3 रातें और आईं वो आवाज, फिर बंद हो गई। आकांक्षी आज भी कहती है, वो आवाज नीलू की थी, मुझे पता था, लेकिन वो नीलू नहीं थी। सुनीता देवी, नीलू की मां, को इन सब बातों का पता नहीं है। उन्हें सिर्फ इतना बताया गया कि नीलू का एक्सीडेंट हुआ और वो खाई में गिर गई। शव नहीं मिला। सुनीता देवी हर साल सितंबर में उस जगह जाती हैं, गांव तक जाती हैं, पर ऊपर नहीं जाती। गांव के लोग उन्हें जाने नहीं देते। वो नीचे से ही हाथ जोड़कर कहती हैं, बेटा, अगर कहीं हो तो जा, अपना रास्ता पकड़ ले, मां की चिंता मत कर। और हर साल जब वो वापस जाने लगती हैं तो गांव वाले कहते हैं कि ऊपर पहाड़ से एक हवा का झोंका आता है, सिर्फ एक झोंका, और फिर सब शांत। राम सिंह नेगी कहते हैं, वो बेटी है, मां की आवाज पहचानती है, जवाब देती है जैसे कर सकती है। अब एक बात और है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा परेशान करता है। जांच के दौरान पुलिस ने उस चट्टान पर खुदे नाम की जांच की, स्थानीय रिकॉर्ड में खोजा, और उन्हें मिला 1987 में उसी गांव में एक लड़की थी, नीलम नेगी, जो सितंबर में उस पहाड़ पर गई और कभी नहीं लौटी। लेकिन उससे भी पहले, अगर आप उस इलाके के बहुत पुराने रिकॉर्ड देखें जो अब सिर्फ किसी बुजुर्ग की याद में है, तो पता चलता है कि नीलम से पहले भी एक थी। 1950 के आसपास एक और लड़की, वो भी उसी पहाड़ पर गई, शव नहीं मिला। और उससे भी पहले, बहुत पहले, गांव की एक पुरानी कहानी में एक और। हर बार लगभग उसी समय, हर बार एक लड़की जिसे पहाड़ों से प्यार था, हर बार एक आवाज। क्या ये एक ही आत्मा है जो बार बार किसी को बुलाती है, या हर बार एक नई आत्मा उस खाई में रहने लगती है और फिर अगले को बुलाती है? क्या नीलू अब वहां है, उस अंधेरी खाई में, और किसी और का इंतजार कर रही है? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन रिया के पास एक जवाब है, एक ऐसा जवाब जो वो रात के अंधेरे में सोचती है।
उस रात जब रिया ने नीलू का हाथ आखिरी बार पकड़ा था और उसे सुनीता आंटी की याद दिलाई थी, उस एक पल में नीलू की आंखें बदली थीं। उस एक पल में नीलू, असली नीलू, वापस आई थी। और उस एक पल में नीलू ने रिया की आंखों में देखा था और कुछ कहा था। रिया ने बाद में किसी को नहीं बताया कि उस पल नीलू ने क्या कहा, पर एक रात जब प्रीति ने बहुत जोर देकर पूछा तो रिया ने बताया। नीलू ने कहा था, रिया भागो, वो मुझे छोड़ेगी नहीं, लेकिन तुम्हें छोड़ देगी अगर तुम भाग जाओ, भागो। ये सुनकर प्रीति देर तक चुप रही। फिर उसने पूछा, तो नीलू को पता था? हाँ। रिया की आंखें भर आईं। उस आखिरी पल में उसे सब पता था और उसने हमें बचाया। नीलू वर्मा, 19 साल की, जिसे पहाड़ों से प्यार था, जो अपनी दोस्तों की जान बचाने के लिए एक ऐसी चीज के साथ जो शायद इस दुनिया से परे थी, अकेले लड़ी। उसका शरीर आज भी नहीं मिला। उसकी माँ अभी भी उसका इंतजार करती हैं और चंद्रकूट की वो सफ़ेद चट्टान आज भी वहाँ है। आज भी वो खाई उतनी ही गहरी है। और गांव वाले कहते हैं कि कभी-कभी रात को जब हवा बिल्कुल बंद हो जाती है और पहाड़ खामोश हो जाते हैं, तब ऊपर से एक आवाज़ आती है, एक लड़की की। वो किसी को बुलाती है। जो भी सुनता है और जिसके पहाड़ों से प्यार है, वो एक पल के लिए रुक जाता है और उसके पांव उस तरफ मुड़ना चाहते हैं। इसीलिए गांव वाले रात में ऊपर नहीं जाते। इसीलिए वो पत्थर पर लिखा है, इस रास्ते से मत जाओ, वो सुनती है। और इसीलिए हर साल सितंबर में जब सुनीता देवी आती हैं और कहती हैं, बेटा अपना रास्ता पकड़ ले, तब वो हवा का एक झोंका आता है, जैसे जवाब हो, जैसे नीलू कह रही हो, माँ मैं यहाँ हूँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन क्या वो ठीक है? ये सवाल रहने दो। कुछ सवालों का जवाब नहीं ढूंढना चाहिए। बस इतना याद रखो, अगर कभी पहाड़ों पर जाओ, अगर कभी रात के अंधेरे में कोई आवाज़ सुनाई दे, एक लड़की की, दूर से, जो कहे, यहाँ आओ, यहाँ बहुत अच्छा है, तो रुकना मत और भगवान के लिए जवाब मत देना।